हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जी 2027 बैच। हम लोग एक बहुत शानदार चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम है उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज उसका लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। क्या हाल चाल है सब लोगों के, फटाफट से बताओ। देखें, अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को, नमस्कार। कैसे हो सब। हाँ जी, सब बढ़िया हो, जोरदार। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप करके भी आप लोग जरूर बताएं कि सर सब कुछ ठीक है। सेशन को आप कर दो स्टार्ट बिना किसी बात के, बिना किसी देरी के। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक हो, सब बढ़िया हो। जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया क्या आप लोग रिवाइज करके आए हो उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है क्या आप वो सारी चीजें रिवाइज करके आए हो क्या। पक्का, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या बात है, बस और क्या चाहिए। हाँ जी, क्या हो गया, बालों क्या हो गया है। बालों क्या हो गया भाई, बाल वाल दाढ़ी वाड़ी शकल वकल वो इंक्लूड नहीं है उसमें। हाँ हाँ बताओ। यस, हाँ जी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज बहुत जबरदस्त धांसू चीजें हम लोग आज वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। यस, बहुत जबरदस्त चीजें हैं जो आज वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और क्या होती है इनके बारे में पढ़ना है, और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसके बारे में पढ़ना है। आज हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है। हाँ जी, मेरे हिसाब से टीवी ब्रांड। हाँ, अब ये क्या हो गया, ये कौन सी बीमारी आ गई भाई, क्या टीवी ब्रांड है। कौन से टीवी का ब्रांड, इसका। ये तो मैक्सअप है, टीवी थोड़ी बोलते हैं इसको। हाँ, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। हैं? क्या आरजेस, माफ करो भाई, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम। हाँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, बहुत शानदार धांसू सा। आप लोग चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। और मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक बार फटाफट थम्स अप करो कि हाँ सर सेशन स्टार्ट कर दो। यस, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी, मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और एक क्वेश्चन था, यस एक क्वेश्चन था जो कि मुझे डिस्कस करना था। ये वाला क्वेश्चन ये आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। यस, ये मुझे एडवांस का क्वेश्चन है ना? चैट वाले टीवी का, ये चैट वाले टीवी का ब्रांड क्या है भाई। चैट वाले टीवी का ब्रांड है सैमसंग। हम्म, हाँ सैमसंग है बेटा, उसका उसका नाम। हाँ, उससे क्या करोगे तुम। नहीं तो उससे क्या होएगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं चाइनीज। अरे यार, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का पोल मैं आप लोगों की नजरों के सामने देना चाहता हूं। यस, ये जो क्वेश्चन था, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन। मैं इसका मतलब वो देना चाहता हूं आप लोगों को पोल। यस, मैं आपको इस क्वेश्चन का पोल देने जा रहा हूं। 30 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा है ना, क्योंकि आप लोग 2 दिन से मैं दे रहा था है ना, तो 2 दिन से एक बार के लिए देख लेते हैं। हाँ, एक बार के लिए देख लेते हैं। यस यस, आरजे सर वाले का क्या नाम है, आरजे सर वाले क्या नाम था भाई। हाँ, आरजे रोसा। अरे तो वो आरजे सर है भाई। हाँ आओ।
All of the alpha particles pass through the gold foil without decrease in speed. Alpha particles are deflected over a wide range of angle. All particles get bounced back by 180 degree. Alpha particle pass through the gold foil deflected by small angles and with reduced speeds. Yes, and by reduced speeds. बताइए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, कौन से ऑप्शन पे टिक मारा जाना चाहिए? पोल आपकी स्क्रीन पर है और वो पोल खत्म होने जा रहा है। एक बार के लिए मैं फटाफट से इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए। यस यस, कौन से पोल पे टिक, कौन से ऑप्शन पे टिक मारे भाई? रिजल्ट देख लेते हैं। हैं ये क्या है? फैल गए शर्म, शर्म फैल गए, निपट चुकी है दुनिया, निपट गई है। देख रहे हो 35 35 11 और 17। वाह बेटा वाह वाह, मजा ही आ गया। हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो मुन्ना है। आओ सर देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग इस क्वेश्चन का मीनिंग समझने, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि थॉमसन का जो मॉडल है वो करेक्ट है ना। हम ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो करेक्ट है। इसका मतलब ये है, थॉमसन ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, थॉमसन ने यही बोला था। अगर मान लीजिए एटम ये है, यस इतना बड़ा एटम है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, यस जो पॉजिटिव चार्ज है सर, वो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे में फैला हुआ है ना। अगर ये इतना बड़ा एटम है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर से मैं दिखा रहा हूं, लेट से वो पॉजिटिव चार्ज है। यस, लेट से वो पॉजिटिव चार्ज है। यस, लेट से वो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो हम लोग ये कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, और वो जो जगह है उसको हम लोग न्यूक्लियस नाम देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। लेकिन जो हमारा एटॉमिक मॉडल है, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, वो ये कहता था कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे है। हमने कह दिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे पे है। इसका मतलब ये है हर जगह पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रहेगा हर जगह। क्यों? क्योंकि सर वही जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था, आपने उसको पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पूरे एटम के अंदर हर जगह थोड़ा 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 पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इधर से अल्फा पार्टिकल आए, इधर से अगर अल्फा पार्टिकल आए, तो सबसे पहली चीज तो ये होगा अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही है, इसका मतलब इस पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। इस पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है सर, हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक आएगा, क्या उसकी स्पीड कम होगी? क्या मानते हो आप? हाँ सर बिल्कुल सही है। इधर से अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज और इस एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और सर जो स्पीड होगी वो कम होगी। रिड्यूस्ड स्पीड लिखा होना जरूरी है। रिड्यूस्ड स्पीड यहां लिखा था विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। अरे मेरे भाई डिक्रीज क्यों नहीं होगी स्पीड? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो जैसे जैसे नजदीक आएगा उसकी जो स्पीड है धीरे धीरे कम होती जाएगी। रिड्यूस्ड स्पीड, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है कि बैक बाउंस 180 डिग्री से, क्यों 180 डिग्री से क्यों होगा मुन्ना? 180 डिग्री से तो तब होता है जब उसके रास्ते में बहुत भयंकर बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हो। अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है उस अल्फा पार्टिकल के रास्ते में, तो वो उसको इतना रिपेल कर देगा कि वापस मुड़ना पड़ेगा। लेकिन सर यहां वो केस नहीं है। यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो हर जगह पे थोड़ा 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 थोड़ा, हर जगह पर थोड़ा 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 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 100% वापस बाउंस बैक नहीं हो पाएगा 180 डिग्री पे। ये बाउंस बैक तब होता जब इसका सामना एक बहुत बड़े पॉजिटिव चार्ज से होता। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है तो उसके रास्ते में एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल रहा है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे होगी, लेकिन वो इस गोल्ड फॉइल से जरूर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बात ही आती है स्मॉल एंगल से डेविएट होगा या फिर लार्ज एंगल से डेविएट होगा। अरे सर देखो यहां पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा पार्टिकल को थोड़ा ही डेविएट कर पाएगा, स्मॉल एंगल से ही डेविएट कर पाएगा। आ जाइए, अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विद रिड्यूस्ड स्पीड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या दादा आपको बोलना पड़ेगा यार, यस हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? क्या आपको अपनी गलती का एहसास हुआ
है ना, कि आपने गलती कहां करी थी। 180 डिग्री बाउंस बैक 180 डिग्री से तब होता है जब एकदम से शॉक लग जाए उस अल्फा पार्टिकल को, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज उसके रास्ते में आ गया, जो यहां पर केस नहीं है, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, और जब पूरे एटम के अंदर फैलेगा तो हर जगह पर थोड़ा 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 पॉजिटिव चार्ज होगा। वो जो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो सर उस अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक नहीं करवा पाएगा। हाँ, उसकी स्पीड जरूर कम कर देगा, स्पीड जरूर कम कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, चाहे थोड़ा पॉजिटिव है चाहे ज्यादा पॉजिटिव है, रिपल्शन जरूर होगा अल्फा पार्टिकल के साथ, और रिपल्शन होगा तो उसकी स्पीड जो है वो धीरे जरूर होगी। क्लियर हुआ? थोड़ी बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ आप लोगों को है? हाँ नहीं सर, आजकल आजकल ईगो इतना हाई होता है ना हमारा, हमें सर शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता सर, है ना। हाँ, हम खुद की गलती मानने से पहले, उससे पहले किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और अपना जो ईगो है उसको एकदम जबरदस्त बड़े ऊंचाई पे रखते हैं सर, है ना, यहां रखते हैं सर हम। आइए क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। यस, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था। कहता है विद व्हाट वेलोसिटी शेल एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम सो एज टू अराइव एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर -13 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। और जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से Z इज इक्वल टू 29 सारी दुनिया जानती है। क्या मुझे इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत है क्या दादा? क्या मुझे इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत है क्या? क्या मैं इस क्वेश्चन में ऐसे कह सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 10 टू द पावर -13 मीटर दे रखा है? दादा बोलो ना, यस, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? बस सीधा फॉर्मूला लगाना था, सीधा फॉर्मूला लगाना था। आर नोट का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा था, 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना फॉर्मूला। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती थी सर, इसका फॉर्मूला क्या होता था? ½ mv² होता था, ½ mv²। और हमसे इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी पूछी थी, बताइए, हमसे इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी पूछी थी। देखो मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में जाने की, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस का पार्ट ना हो उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये सारा सब कुछ फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में फिर आप लोग और भी पोटेंशियल वगैरह का डिफरेंस, पोटेंशियल की क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें आप लोग उसमें ऐड करोगे, है ना, लेकिन वो सारा सब कुछ फिजिक्स में लिखोगे। इस क्वेश्चन के अंदर k का वैल्यू आप लोगों को पता है, z का वैल्यू 29 है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, और जो मास होता है सर, यहां मास किसका है सर? यहां मास है अल्फा पार्टिकल का, और अल्फा पार्टिकल का मास में लास्ट क्लास में लिखा चुका था 4u, मतलब 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। यस, और आपसे वेलोसिटी पूछी है। मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन की जो जो कैलकुलेशन है वो बहुत गंदी है, यस मैं मानता हूं, लेकिन कैलकुलेशन करवाना मेरा मोटिव नहीं था। यस, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कैलकुलेशन करवाना मेरा मोटिव नहीं था। मेरा जो मोटिव था वो ये है कि आप लोग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, यस, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझे, वो था। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में आपसे पूछेगा तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं देगा, है ना, वो कैलकुलेशन कुछ ऐसी देगा जिसमें कुछ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बस फॉर्मूला लगाना आना जरूरी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हमारा थोड़ा सा मोटिव था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। हाँ, मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को उड़ा भी सकता था, मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बहुत गंदी है ना, और तुम लोग एकदम फैल जाओगे यहाँ, हमसे तो कैलकुलेशन नहीं हो रही, है ना, तुम लोग बोलोगे, मुझे पता है, लेकिन वो कैलकुलेशन मैं तुमसे करवाना भी नहीं चाहता, है ना। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप लोग बस फॉर्मूला लगाना सीख जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इतनी लेंथी क्वेश्चन कैलकुलेशन वो नहीं देगा। ठीक है, यस यस, क्या क्या फॉर्मूला फॉर्मूला गलत लिखा है क्या हमने? हैं जी, क्या हमने फॉर्मूला गलत लिखा है क्या? जल्दी से बताओ, क्या हमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सही लिखा है क्या? चेक करो, अरे फॉर्मूला तो सही लिखा है ना? नहीं नहीं तुम देख लो, नहीं नहीं भाई तुम देख लो यार, फॉर्मूला तो सही लिखा है क्या? हाँ तुम देख लो, फॉर्मूला तो सही लिखा है ना? पता चले कि फॉर्मूला ही गलत है सर, आप तो सर फॉर्मूला ही गलत लिख दिए हो। फॉर्मूला ही गलत लिख दिए हो सर, 4kZ² अपॉन हाँ जी,
अरे बोलो ना, क्या हमने फॉर्मूला गलत लिखा है क्या? अरे यार लो सर, फॉर्मूला डिराइव ही कर लेते हैं ना, इसमें क्या है। सबसे पहले यहां की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वहां की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी, और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर, हाँ के Q1 क्या था 2E और Q2 क्या था E अपॉन आर नोट। तो आर नोट जो है ना वो किसके बराबर आ गया 2 Z इंटू ई। 2 नहीं सर, ये Z सर सही लिखा है सर, क्या गलती करी है, सही लिखा है सर, 2 k Z E² अपॉन हाफ ऑफ mv², सही तो लिखा है भाई। हाँ करेक्ट सर, थोड़ा बहुत हमने सोचा थोड़ा टाइम ही खराब हो, अच्छी बात है ना सर उससे। हाँ हाँ हाँ, अच्छी तो बात है सर। हम लोग कल लास्ट क्लास में वेव नेचर के बारे में बात कर रहे थे ना, बहुत अच्छा सा आप लोगों को वो दिखाया था मैंने, क्या बोलते हैं, हाँ क्या, अरे वो वे वो सारा एनिमेशन और सिमुलेशन वो सारा सब कुछ दिखाया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, है ना, तो एक बार के लिए वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने कर लिया था ना क्वेश्चन होमवर्क दादा? यस, क्या हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, सबने कर लिया था क्या? हाँ, कहता है कि विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी, देखो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 1368 किलो हर्ट्ज, है ना, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज का मतलब आप लोग समझते हो, 1368 किलो का मतलब 10⁻³ हर्ट्ज, है ना। यह आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ आपसे पूछी है ना। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, और हमसे लैम्डा पूछा है, ये 3 × 10⁸ C होता है, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हो गई 1368 × 10⁻³ देखिए, ऐसी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का मेथड में एक बार के लिए और बता देता हूं आप लोगों को, है ना, एक बार और बता देता हूं। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 10⁵ बन जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा 1368। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप लोग कैलकुलेशन करें, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू से बड़ी हो, बस इतना सा ध्यान रखिए, उससे हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 300 × 10⁻³ ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी तो 3 × 10⁵ है, और मैंने इसको 300 × 10⁻³ लिख दिया, और सर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, 1368 से। अब देखो हमारे लिए कितना काम आसान हो गया, यस बताओ, बोलो, क्या हमारे लिए काम आसान हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब मुझे 300 को डिवाइड करना है 1368 से। अब देखो सोचो एक बार के लिए, क्या ये जो वैल्यू है ये 3 से छोटी आएगी क्या? हाँ सर, ये वैल्यू 2 से बड़ी है, लेकिन सर 3 से छोटी है। 1368 है ना, ओहो 3000 करो बेटा, 3000 करो ना, इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ 3000 × 10⁻² ऐसे लिख दो, है ना, हाँ 3000 × 10⁻²। तो अब सोचो ये जो वैल्यू है 13 दूनी 26, तो ये जो वैल्यू है सर ये 2 से तो बड़ी आएगी, लेकिन क्या 3 से छोटी आएगी? हाँ सर बिल्कुल आएगी, यस। और मेरे हिसाब से ये वैल्यू 2.19 आएगी, यस, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितनी आएगी। यस, 3000 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 1368 से, और ये जो वैल्यू है सर वो 2.19 आ रही है, 2.19 × 10⁻² मीटर। तो इसको सर मैं 219 ये से लिख देता हूं, 219.2 मीटर भी लिख सकता हूं। ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलो डन है क्या, सब लोगों ने किया? दादा बोलना पड़ेगा, यस क्लियर हुआ क्या? क्या मैं आगे चल सकूं? क्या इस क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है? मैं देख रहा हूं इसमें भी नो आ रखे, नो आ रखे हैं, बताओ इस क्वेश्चन में भी मतलब तुम नो बोलोगे मतलब, बताओ है। ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने 2024 जेईई मेंस का ये रहा। हाँ जी, 2024 जेईई मेंस का ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ। हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन बिलो, आपके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, उसमें ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस 1.5 पिकोमीटर दे रखी है, और हमसे कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो x × 10⁻19 है। बताइए x की वैल्यू कितनी होगी, बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू 1.5 पिकोमीटर दे रखी है किसकी वैल्यू दे रखी है? सबसे पहले तो ये बताओ। सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यहां से लेके यहां तक ये है लैम्डा, दिस इज लैम्डा, तो इसका जो आधा है ये है सर λ/2, और उसका भी जो आधा है ये है सर λ/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे λ/4 की वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है 1.5 पिकोमीटर। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार,
दादा बोलना पड़ेगा। और क्या मैं इसको 6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर लिख सकता हूं क्या? बोलना पड़ेगा। लेमडा बाई 4 दे रखा है सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अगर लेमडा मिल गया तो सर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है C अपॉन लेमडा। यस, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻12। तो सर ये वैल्यू कितनी होगी देखो, 1/12 इंटू 10⁻20। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻19। तो सर ये ले रखा है x इंटू 10⁻19, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है सर 5। बताइए इस क्वेश्चन में है कोई परेशानी किसी को? नहीं बोलना पड़ेगा दादा, हाँ ना में जवाब देना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है नहीं ना? पक्का ना? पक्का पक्का बोल दो यस। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था ऐसा ही कुछ 2024 जे मेंस का, एक और ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और था, ये वाला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कॉपी में। यस दादा, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना हमने। सर हमसे कह रहा है कि जो वेवलेंथ है, सर वेवलेंथ जो है वो 5800 एंगस्ट्रोम है। कोई बात नहीं, इस एंगस्ट्रोम को हम लोग 5800 इंटू 10⁻10 मीटर लिख देते हैं। और अगर लेमडा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं फिर 58 इंटू 10⁻8 मीटर। यस लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये हो गया तो फिर हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ की वैल्यू पूछी है। वेवलेंथ दे रखा है, वेव नंबर पूछा है। ओ वेव नंबर मतलब 1 अपॉन लेमडा, इसकी वैल्यू पूछी है सर 1/58 इंटू 10⁻8। तो मैंने आपसे कहा था इसको आप ऐसे लिख लो 100 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 58, है ना? ऐसा ही कुछ लिखा था क्या हमने? बोलो यस, हो जाएगा क्या? 1724 आ रहा है पक्का? हाँ हाँ हाँ, सेंटीमीटर में, हाँ ये मीटर में आएगा बेटा। ये किस में आएगा सर? ये मीटर में आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये वैल्यू मीटर में आएगी और हमसे सेंटीमीटर में पूछा है ना? मीटर इनवर्स में आएगी ना, सॉरी। ये अगर मीटर है तो ये मीटर इनवर्स आएगा, और हमसे सेंटीमीटर इनवर्स पूछा है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यस, और आप लोग चाहो तो एक और काम कर सकते हो, यहीं से ये जो वैल्यू है इसी को मीटर सेंटीमीटर में लिख के दे दो, है ना? जैसे मान लो आप इसको ऐसे लिख दो कि 58 इंटू, अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करूं सर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है सर, है ना? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 58 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर। और अगर आप यहां सेंटीमीटर लिखोगे तो फिर अपने आप ही सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। 10⁻6 तो यहां पर 10⁻4 हो जाएगा। क्या दिक्कत है सर? 10⁻4 और ये अपने आप ही सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। बताओ कर लोगे क्या? क्या इतना तो तुम्हारे भरोसे छोड़ा जा सकता है? नहीं बता दो भाई, छोड़े कि ना छोड़े, भरोसा नहीं तुम्हारा कोई है? कल को कह दो कि साहब पता नहीं। हाँ लो, 100 शिकायतें तुम्हें बहुत ज्यादा होती हैं भाई, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। 1.724 1 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। सर इसमें से 1000 निकाल दो, 1000 निकालोगे तो 1724.1 इंटू 10 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। और नियरेस्ट इंटीजर में 1724 हो जाएगा सर। डन है? लो जी, लो करवा दिया। हाँ हाँ करवा दिया बेटा, करवा दिया ना। अभी तो 2 महीने होने के बाद भी ये कैलकुलेशंस मुझे करवानी पड़ रही हैं। और मेरी गारंटी, अगर मैं कैलकुलेशन ना करवाऊं ना तो तुम्हारे कमेंट्स दिखेंगे मुझे, टीचर इज नॉन सीरियस, कैलकुलेशंस नहीं करवाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ पीपीटी लिखी होती है रीड करके चले जाते हैं। लो एनर्जी, एक्सप्लेनेशन इज नॉट क्लियर, गलत चीज हमें पढ़ा दी। हाँ आओ सर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पूछा है मेरे भाई, और वेवलेंथ दे रखी है, अरे लैम्डा दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तू मुझे एक बात बता, सबसे पहले नैनो को कन्वर्ट करेगा किस में, मीटर में। कैसे सर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। लो सर, ये लैम्डा कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ गया। बोलो, और जैसे ही लैम्डा मिला, अरे जैसा ही लेमडा मिला, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी क्या? हां सर मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी सी बाय लेमडा होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है सर, ये रहा 4 इंटू 10⁻²। बोलिए, तो सर इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 3/4 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दो ना, 3/4 कितना आएगा सर? अरे बोलो कितना आएगा 3/4? 1.75। बोलो ना, इंटू 10⁻10 मीटर। हर्ट्स, हर्ट्स हर जगह मीटर थोड़ी आएगा सर। सही लिखा है क्या? ये कैसे लिख दिया सर? 7 चौक, अरे 7 चौक 28। सर इसको आप ऐसे लिखो, सुनो सुनो, इसको आप ऐसे लिख दो ना, तभी तो गलती होने के चांस होते हैं। ये ऐसे लिख दो सर, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे लिख दो सर। अब ये कितना हो गया देखो सर, 7 चौक 28, है ना, 2 बच गया, तो सर ये 5 आ जाएगा इंटू 10⁹ हर्ट्स। हाँ, 1 कहां से आ गया सर? 4/3 होता सर वो। हाँ हाँ, ये लो ये लो ये लो ये लो, सही कर दिया भाई। 7.5 इंटू 10⁹ हर्ट्स। और हमसे वेव नंबर भी पूछा है। यस, वेव नंबर होता है म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। सर लैम्डा कितना है बोलो? सर लैम्डा है 4 इंटू 10⁻²। ये -2 ऊपर जाएगा, 100/4। ये किस में आएगा? मीटर इनवर्स आएगा सर, 25 मीटर इनवर्स। बोलिए भाई, किसी को दिक्कत हो तो बता दो यार। हाँ है दिक्कत तो अभी बता दो, है ना, बाद में चिक चिक मत करना बस। हाँ हाँ हाँ, है तो बता दो अभी दिक्कत, बाद में चिक चिक ना करो कोई। डन है। और ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत है तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। यस, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर दिक्कत है तो काफी कुछ सोचने वाली बात है। आइए, हाँ हाँ, रिफंड रिफंड करवा देंगे बेटा, करवा देंगे बेटा, रिफंड करवा देंगे आपका, है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, नंबर भी लिखना था क्या? ओहो सर, सर आपने नंबर नहीं लिखा सर। सर ऐसे क्या कर रहे हो सर, है ना। लो लो बेटा, मैं लिख देता हूं। ये रहा 1, क्वेश्चन नंबर 1। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 था ये। ठीक है, नंबर लिख देते हैं भाई, नंबर लिखना जरूरी है यार। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत बढ़िया। ये आज का क्वेश्चन नंबर 5 था, वेरी गुड सर, अच्छा कर रहे हो सर, आप अच्छा कर रहे हो। ये आज का क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, और ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 था। बताओ, कर लिया होगा ये तो? अरे दादा कर लिया क्या? नो नहीं किया? हाँ, नो तो पहले 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 नो पहले होना जरूरी है सर। अरे सर टाइम पीरियड जो है टी, इसका वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रीक्वेंसी, कहता है सर 1/t। ओहो, 1/t का मतलब ये सर। मैंने कहा मुन्ना 10 को ऊपर ले जा, कहता है 10⁻10 डिवाइड बाई 3। अरे तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख देना, 10/3 इंटू 10⁹ बोले हाँ सर बिल्कुल लिख दूंगा। तो 3.33 इंटू 10⁹ हर्ट्स। बोलिए क्या ये फ्रीक्वेंसी आ गई? और अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या तुम वेवलेंथ निकाल लोगे? म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा से आप यहां लेमडा निकाल सकते हो, सी अपॉन म्यू। और हमसे वेव नंबर भी पूछा है तो वेव नंबर 1/λ हो जाएगा। क्या मैं इतना आप लोगों के भरोसे मतलब छोड़ सकता हूं क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ भाई, क्या इतनी चीज आपके भरोसे छोड़ी जा सकती है? हैं जी? नहीं नहीं, तुम बोल दो, छोड़ना है छोड़ देंगे, नहीं तो पूरा कर देंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ, अरे बोलो ना, डन पक्का छोड़ दें तुम्हारे भरोसे। सोच लो एक बार, फिर सोच लो एक बार, हो जाएगा पक्का? ऐसा तो नहीं बोलोगे सर, सर वो ना आपने ना वो लेक्चर नंबर 5 का होमवर्क डिस्कशन नहीं दिया सर, ऐसे तो नहीं बोलोगे? सर वो लेक्चर नंबर 5 में ना कैलकुलेशन रह गई थी सर, ऐसे ये वाली कैलकुलेशन ये आपने नहीं दी थी सर। हाँ, है पक्का?
चलो छोड़ देते, फिर तुम्हारे भरोसे छोड़ देते। कर लेना बेटा, इसको घर पे कर लेना, है ना, मजाक की बात अलग है, इसको आप लोग घर पे कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? बात तो ये है कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। अरे मेरे भाइयों, हम पढ़ क्या रहे थे सर? हम लास्ट क्लास में ना पढ़ रहे थे ड्यूअल नेचर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो टॉपिक था ना, टॉपिक कौन सा था अपना? अपना टॉपिक था सर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, ये वाला टॉपिक था ना अपना। सर इसमें हमने अभी तक ये बात करी है कि रेडिएशन क्या होती है। यस, हमने यही बात करी है ना कि रेडिएशन जो है सर वो क्या है? रेडिएशन है एनर्जी का एमिशन या फिर एनर्जी का प्रोपोगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। फिर हमने लिखा था वेव क्या होती है, क्योंकि हमें ड्यूअल नेचर के अंदर दो नेचर पढ़नी थी, एक था वेव नेचर और दूसरा था पार्टिकल नेचर। और ये जो वेव है सर, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं सर। लेकिन सर आपने अभी तक एक चीज नहीं बताई सर, आपने सिर्फ यह बताया है कि रेडिएशन क्या है, आपने हमें यह नहीं बताया सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। ओ अच्छा अच्छा, बात सही है। मैंने अभी तक आपको यह बताया है व्हाट इज रेडिएशन, है ना, रेडिएशन की बात हमने करी, वेव की बात हमने करी, लेकिन आपने सर यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है सर। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो चीजों से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और मैं आपको बताऊं, ये जो नाम है ये बहुत फेमिलियर से है आप लोगों के लिए, और शायद मेरे से आप लोग ज्यादा जानते होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेट वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, मैग्नेट का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है ना, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड आया ना दादा, वो दो चीजों से मिलकर आया है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खास बात होती है, खत्म। बस रेडिएशन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अगर उस रेडिएशन के साथ, अगर उस वेव के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तो सर उस रेडिएशन को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दे दूंगा। क्या तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात को? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? अब सर लेकिन बात ही आती है कि ठीक है सर, हमने ये तो मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। देखो, जितना आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है उतनी हम लोग बात करेंगे यहां, है ना, जितना आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ हम लोग उतनी ही बात करेंगे। होता क्या है, वही मैक्सवेल जो थे ना भाई साहब, मैक्सवेल ने क्या बोला था, लेट से कोई एक चार्ज पार्टिकल है ना, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये मेरे मतलब उसका पार्ट नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेट से एक इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज पार्टिकल है ना। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो ये कहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये सब कुछ आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक मैग्नेट, है ना, एक मैग्नेट कंसीडर किया जा सकता है, और वो जो मैग्नेट है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो आप ऐसे समझो कि एक पार्टिकल है, एक जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेट से मैं यहां से वहां जा रहा हूं, है ना, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यस, ऐसे समझो कि आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो, है ना, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज माई एक्स एक्सिस। अब जब इस पार्टिकल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, सर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो उस पार्टिकल ने क्या किया, उस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जो वाई एक्सिस पे था, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जो जेड एक्सिस पे था, है ना। दिस इज
मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव की फॉर्म में एक से दूसरी जगह पर प्रोपोगेट करते हैं। वेव की फॉर्म में एक से दूसरी जगह पर प्रोपोगेट करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा जमेले में मत पड़ो, देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए है ना, कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे आप इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेट कंसिडर कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे कैसे सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ये अभी आपकी बिल्ड नहीं हुई है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग ये अभी बिल्ड नहीं हुई है आप लोगों की, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने फिजिक्स में नहीं पढ़ी है। लेकिन जब आप लोग पढ़ोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी कि इलेक्ट्रॉन उसको मैग्नेट कंसिडर किया जा सकता है ना, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कीप इट सिंपल, है ना, आसान रखो। आसान कैसे रखो कि एक वेव है, उस वेव में दो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो दोनों फील्ड हैं ये वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहे हैं एक से दूसरी जगह पर। मैं आपसे चाहता हूं बस इतना ध्यान रखें। यस, और ये जो दोनों फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बस। अब ये जो वेव बनी है, एक ऐसी वेव जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड हैं, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस वेव को मैं नाम दे देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं आपसे चाहूंगा बस इतना ध्यान रखिए। और अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया, तो फिर वेट कीजिए जिस दिन आप लोग ये सारी कहानी फिजिक्स में पढ़ोगे। यस बेटा, इसका कोई एनिमेशन नहीं है ना, इसका कोई एनिमेशन नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको इसकी फेल दिलवा सकता हूं। देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, यहां से चलना स्टार्ट किया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आप इधर चल रहे हो, इधर से इधर की तरफ चल रहे हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसको मैंने एक्स लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेव की फॉर्म में एक से दूसरी जगह पर प्रोपोगेट कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, ऐसे ऐसे इधर आएगा, वापस बोर्ड में घुसेगा, फिर बाहर आया, वापस बोर्ड में घुसा, फिर बाहर आया, फिर वापस बोर्ड में घुसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना यहां है, इस बोर्ड पे है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बोर्ड के प्लेन पे है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, फिर अंदर घुसा, फिर बाहर आया, फिर ऐसे 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 जा रहा है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो आपकी रेडिएशन है, दिस पर्टिकुलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं आपसे चाहता हूं सिर्फ इतना ध्यान रखें आप। पता नहीं तुम लोग हजम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है ना। हाँ सर, डेफिनेशन डेफिनेशन बताइए। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। हाँ फटाफट देखो जरा, ये डेफिनेशन लिखो देखे बेटा, फटाफट से डेफिनेशन लिखो देखे, फटाफट से डेफिनेशन लिखो देखे। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूं कि अभी चैट देख रहे हो ना आप? हाँ, जो भी मतलब फालतू लिख रहा हो ना, बकवास कर रहा हो चैट में, उसको आप ब्लॉक कर दो, ठीक है ना, देखना चैट पे, ठीक है, ओके। हाँ, रेडिएशन, रेडिएशन की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी सर, ये क्या है, रेडिएशन इज द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। मैंने आपसे बोला ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे 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 प्रोड्यूस हो रही है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट, ऑसिलेशन का मतलब मूव कर रहे हैं एक से दूसरी जगह पर, वो एक से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं आपसे चाहता हूं इतना ध्यान रखें आप। इसको लिखूं कैसे, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, यस ये बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसको लिखूं कैसे बेटा, मैं बताऊं, तो एक काम कर, अपना जो सर है उसको नीचे कर, पैर ऊपर कर, और पैर की उंगली के अंदर पकड़ तू पेन, और फिर लिख। मजा तो तब है, मजा तो तब है। देखो मैं आपको बताऊं, हाँ ये चीज थोड़ी सी विश्वास करनी मुश्किल है कि कैसे सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, है ना, ये चीज विश्वास करनी मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यही सेम चैप्टर फिजिक्स के सिलेबस में भी है,
लेकिन ये चैप्टर जब फिजिक्स के सिलेबस में आता है उस समय तक आप ये सारी कहानी पढ़ चुके होते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सवेल की थ्योरी क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, कैसे इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, ये सारी कहानी आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होते हो। केमिस्ट्री के साथ इस चैप्टर में दिक्कत यह है कि ये चैप्टर उस समय आता है केमिस्ट्री में जिस समय ये सारी चीजें बच्चे को क्लियर नहीं होती। यस, तो ये लिमिटेशन मतलब केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर को पढ़ाते समय रहती है कि कुछ चीज, कुछ नाम, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें यह बोलना पड़ता है कि इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, और एक्चुअली यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लेना, भले तुम्हें लग रहा होगा कि ये राहुल डूडी इस चीज को नहीं बताना चाह रहा, तुम दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लेना जो क्लास 11 ड्रॉपर की बात नहीं कर रहा, क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाता हो, वो इतना ही बता पाएगा। क्योंकि अगर कोई बता भी देगा, अपने ज्ञान की बारिश भी कर देगा, तो वो आपके लिए फायदा नहीं है, वो आपके लिए और कंफ्यूजिंग होएगा, क्योंकि वो चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। समझो इस बात को। तो तुम्हारे लिए फायदे की चीज सिर्फ इतनी सी है, आप ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है सर? वो ये ऐसी रेडिएशन है जिसमें 3 चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और सर ये जो तीनों चीजें हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल 3 थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अगर आप चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगा। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ऐसे रेडिएशन को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिर्फ इतना ध्यान रखो, है ना। अब विश्वास हो तुम्हें तो कर लेना, नहीं विश्वास हो तो भाई तुम्हारी मर्जी है। यस, इट्स योर चॉइस, है ना। देखो इसमें दिख ही रहा था, मैं आपको सब ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड एज, है ना। और मेरे हिसाब से यही चीज मैंने यहां लिखी है ना। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वाली लाइन को भी लिख लें अपनी कॉपी में, हालांकि चीज वही लिखी है ना, चीज वही लिखी है। और इसी चीज को एक और तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, पता नहीं ये तुम देख पाओगे कि नहीं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसमें शायद थोड़ा सा और क्लियरली दिख रहा हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर आ रहा है अंदर घुस रहा है, बाहर आ रहा है अंदर घुस रहा है, ऐसे, है ना। ये वाली लाइन भी आप लोगों से चाहूंगा मैं, ये चीज आप लोग लिख लें। क्या कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं कंसिस्ट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation. प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होंगी दोनों चीज, ठीक है। एक बार के लिए ये वाला जो पॉइंट है इसको भी लिखें। अबे कौन सा लेफ्ट हैंड रूल, अरे छोड़ो यार मेरे भाई, लेफ्ट हैंड रूल और फलाना, अबे नहीं है, उन सारी चीजों से रिलेशन नहीं है इसका यहां। हाँ यस, इसको बनाना नहीं, अरे ये नहीं बनाना भाई, ये तुमसे नहीं बनेगी, छोड़ो। तुम सिर्फ ये वाला पॉइंट लिख लो, है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो लिख लो ना। मतलब ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, जैसे मान लो ये लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो सूरज से जो रोशनी आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो आपके माइक्रोवेव के अंदर जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग अलग कैटेगरी है ना। और वो जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन सब की प्रॉपर्टी यही है कि उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। और एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, जो साउंड वेव्स होती हैं क्या उनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है क्या? हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या जो साउंड वेव्स होती हैं उनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है क्या? कोई कौन बता सकता है मुझे? हाँ, यस यस यस, होता है क्या? ऐसे होता है क्या? जल्दी से बताओ, क्या मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है क्या साउंड वेव के लिए? पक्का पक्का सोच लो एक बार, सोच लो, आराम से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, आराम से सोच के बता दो। होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है,
वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती हैं। ये इनकी सबसे गजब बात होती है, सबसे खास बात होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। और ये जो वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। देखिए लिखा है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इन वैक्यूम दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और सर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला लिखा था म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। वहां पर हमने वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट लिख दिया था। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी स्पीड कितनी कंसीडर की जाती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कंसीडर की जाती है। यस, इस वजह से मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि थोड़ा सा वेट करना, यह भी चीज आपको समझ में आएगी कि हमने वहां पर सी क्यों लिखा था, है ना। लास्ट क्लास में लिखा था ना, वेलोसिटी की जगह सी लिखा था, उसका रीजन ये। यस, हाँ ये लिखना है बेटा। अरे ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। बेटा ये प्रॉपर्टीज है, आप ऐसे लिख लो प्रॉपर्टीज, या वेव नेचर की जगह ना आप ऐसे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना। अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा ना तो ये प्रॉपर्टीज में ये वाले पॉइंट लिखे आने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, हाँ ठीक है सर। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि भाई एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपकी अल्ट्रावोलेट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो सनलाइट है, ये जो लाइट है, मतलब जो कलरफुल लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो आपकी साउंड ये सॉरी जो अपनी रेडियो वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कोई मेरे से पूछे इनमें डिफरेंस किस बात का? अगर मान लो मेरे से कोई पूछे कि अल्ट्रावोलेट रेडिएशंस और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं या फिर रेडियो वेव्स हैं या फिर माइक्रोवेव्स हैं, उनमें डिफरेंस किस बात का है? तो मैं ये बोलूंगा कि उनमें डिफरेंस है कि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यस, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। अल्ट्रावोलेट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अलग होएगा, रेडियो वेव्स का अलग होएगा। फ्रीक्वेंसी अलग है मतलब उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। मतलब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है सर, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी जो वेवलेंथ होती है सर वो अलग अलग होती है। यही लिखा है, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। यस, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और उनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है। अरे वाई क्या होता है? कह रहा वाई, अरे वाई मैं कान पे मारूंगा। जब रेडिएशन ही अलग होगी तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी तो अलग होगी, वेवलेंथ तो अलग होगी। एक अल्ट्रावायलेट है और एक इंफ्रारेड है, दोनों चीजें ही अलग अलग है। एक माइक्रोवेव है, एक माइक्रोवेव में काम आ रही है, दूसरी रेडियो वेव है। अरे भाई जब रेडिएशन ही डिफरेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट होगी ना यार, कैसी बात कर रहे हो भाई। हाँ, अगर फिर वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो वेव नंबर भी डिफरेंट होएगा, पीरियड भी डिफरेंट होएगा, वो बातें तो अलग है ही। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास 8-10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, और मैंने क्या किया, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एक बार के लिए सोचो क्या किया मैंने, जितनी भी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, है ना, उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। किसके ऑर्डर में? वेवलेंथ के ऑर्डर में। या फिर कोई कहे नहीं सर मैं तो वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज नहीं करूंगा, मैं तो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में करूंगा। आपकी श्रद्धा है, जिस ऑर्डर में अरेंज करना हो कर दो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो चाहे वो वेवलेंथ का ऑर्डर हो। वो जो अरेंजमेंट बनेगा, वो जो अरेंजमेंट बनेगा, दुनिया पता उस अरेंजमेंट को क्या कहती है? उस अरेंजमेंट को कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है उसको? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यह मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। उसको अपनी कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें फील देने जा रहा हूं, है ना।
सिर्फ मैं तुम्हें फील देने जा रहा हूं। डेफिनेशन आपके सामने देखो, ये लिखी हुई, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। मेरे हिसाब से डेफिनेशन तो मैंने पहले ही समझा दी थी कि जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, आपने क्या किया, उनको वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एंड दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। बस बात यह है कि सर एक बात बताओ, ये ऑर्डर होता क्या है और क्या हमें इस ऑर्डर को याद रखना है क्या? हाँ, ये ऑर्डर होता है और आपको इस ऑर्डर को याद भी रखना पड़ेगा, है ना। ये जो ऑर्डर है दादा, इस ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज स्पैमिंग बहुत हो रही है। हाँ, बहुत हो रही है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पैमिंग खूब हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो जब ज्यादा स्पैमिंग हो तो आपको ज्यादा खुश होना चाहिए, है ना। आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वही बेवकूफ लोग होंगे जो आप लोगों के साथ आईटीजे का एग्जाम दे रहे होंगे। ये वही लोग होंगे जो तुम्हारे साथ पेपर लिखने वाले हैं। और अगर ये स्पैम कर रहे हैं और तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम उनसे कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना। तो जब भी स्पैमिंग ज्यादा हो, मैं आपसे कहूं, ये मतलब ऐसा दुख मनाने वाली बात नहीं है। यस, ये खुश होने वाली बात है आप लोगों के लिए। हाँ, ये दुख वाली बात हमारे लिए है, मेरे लिए जरूर है। इट कुड बी फ्रस्ट्रेटिंग, यस। मैं जब चैट देखूंगा तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है ना, थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है, थोड़ा बुरा लग सकता है ये टीचर को, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि बढ़िया है साला, दुनिया लगी पड़ी है, इसी में लगी रहे तो अच्छा है ना। मैं इन सब से आगे चला जाऊंगा, है ना। तो खुश हुआ करो, है ना। आज के बाद आओ सर, देखो यहां पर कुछ रेडिएशंस आपके सामने लिखी हुई है ना। ये सबसे पहले मैंने लिखा है गामा रेज, है ना। ये क्या है? ये गामा रेज है। ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये गामा रेज है, ये एक्स रेज है, ये अल्ट्रावोलेट। यूवी क्या है? अल्ट्रावोलेट, है ना। यूवी सारे लोग समझते हैं। आईआर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव को दो पार्ट में लिखा है, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, एक ही बात है, मैं इसको एक ही कंसीडर करूंगा। हो क्या रहा है, जब मैं इधर से इधर की तरफ आ रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर आने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि मेरे सामने ये जो रेडिएशंस लिखी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस, इन डिफरेंट रेडिएशंस में जो गामा रेज हैं उसका फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, और जो रेडियो वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम है। और एक रिलेशन सर आपने हमें और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि सर जो फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा होती है। सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है सर वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर उसका वेवलेंथ कम होगा। यस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इनका वेवलेंथ मैक्सिमम है। यस, ये जो वेवलेंथ है, सॉरी, ये अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है मतलब रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। लेकिन अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, आपसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछे तो आप बोलोगे इनकी वेवलेंथ मिनिमम है, इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। क्या मैं ऐसे कह रहा हूं? मतलब जो मेरा रेडियो वेव्स है उनका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग गामा रेज का जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, ये जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, चाहे वो गामा रेज हैं, चाहे वो एक्स रेज हैं, चाहे वो यूवी रेज हैं, आपको सूरज से आने वाली यूवी रेज दिखती है क्या? आप उनको आंखों से देख पाते हो क्या? नहीं सर, हम नहीं देख पाते। क्या आप लोग माइक्रोवेव्स को देख पाते हो क्या? नहीं सर। क्या रेडियो वेव्स को आप लोग अपनी आंखों से देख पाते हो क्या? नहीं सर। हम इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम पोर्शन नहीं देख पाते, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जिसको अपनी आंखों से देख पाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन। उसको क्या बोला जाता है? विजिबल रीजन। और वो जो विजिबल रीजन है वो आपके सामने बना हुआ है, ये वाला इतना सा छोटा सा पोर्शन, इतना सा छोटा सा पोर्शन। और ये जो पोर्शन है ये यूवी और आईआर के बीच में आता है। यस, और ये जो कौन कौन सी रेडिएशंस को आप सिर्फ अपनी आंखों से देख पाओगे, विजिबल रीजन कौन सा होता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विजिबल रीजन होता है 400 नैनोमीटर से लेके
750, यहां 750 आएगा, 750 नैनोमीटर। ऐसी कोई भी वेवलेंथ है ना, ऐसी कोई भी वेवलेंथ जो इसके बीच में लाई करेगी, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में अगर किसी का वेवलेंथ है, तो सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको अपनी आंखों से दिखेगी। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेगी। आप समझ रहे हो दुनिया कितनी बड़ी है ना? दुनिया कितनी बड़ी है, और उस इतनी बड़ी दुनिया का सिर्फ इतना सा चिन्नू सा 400 से 750 नैनोमीटर, सिर्फ और सिर्फ तुम 350 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है ना वो देख पाते हो अपनी आंखों से। इतनी कैपेसिटी है तुम्हारी आंखों की। पता नहीं दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हम नहीं देख पा रहे उतना, लेकिन इंसान को फिर भी घमंड है। उसको लगता है उसकी बहुत कुछ औकात है। कुछ नहीं है। यस, तो अगर कभी जीवन में बड़ा घमंड आ जाए तुम्हें लगने लगे कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं, इसको देख लेना कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा पोर्शन देख पा रहा हूं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्टेंस है मेरी? कुछ नहीं है। आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ही देख पाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन। और उसमें भी अगर मैं बात करूं ना, देखो वेवलेंथ, देखो यहां पर ये कौन सा कलर है? वॉयलेट कलर है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये देखो ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, और ये रेड हो गया। सर देख रहे हो तुम? हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ यही वाले कलर देखती है, विबग्योर जिसको आप लोग बोलते हो, विबग्योर। यस, VIBGYOR, है ना। और इसी वजह से मैं ये वाला स्पेक्ट्रम लेके आया हूं, क्योंकि यहां पर दिख रहा होगा तुम्हें, ये वॉलेट है, इंडिगो हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ और रेड हो गया। और अगर तुम्हें इसमें से भी पूछे कि कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। और अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, VIBGYOR। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किसका ऑर्डर है दादा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या तुम समझे क्या मेरी बात को? नहीं बताओ तुम। दादा बोलना पड़ेगा, क्या आप लोग मेरी बात को समझे क्या? यस, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन, है ना। इसको आप लोग क्या बोलते हो? विजिबल रीजन। तो सर एक बात बताओ, हमें इसमें से लिखना क्या है? क्या हमें ये याद करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, किसकी वेवलेंथ कितनी होती है? मैंने कहा नहीं याद करना। आपको जो चीज याद करनी है ना, वो ये वाली है, ये वाली चीज याद करनी है। क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। मैं आपसे चाहता हूं आप लोग इसको याद रखो। क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज, क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि जो XUV है ना, ये मेरी रेंज में है। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब ये तो मजाक हो गई। मैंने कहा नहीं, इतना मैंने कमा लिया एक्चुअली। अरे सर बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा देख बेटा, इसका मतलब ये है, क्लासिक का मतलब है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक गाड़ी यहां पर दिखा रही है गामा रेज, एक्स जो है वो दिखा रहा है एक्स रेज, जो यू है वो दिखा रहा है यूवी रेज, ये जो वी है दिस इज विजिबल रीजन। इन जो है दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। माई इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और दिस रेंज इज कॉल्ड एज रेडियो वेव। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऑर्डर बन गया है किसका? फ्रीक्वेंसी का, है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है ना। कभी अगर तुमसे पूछे कि ये ऑर्डर याद होना जरूरी है क्या? मैंने कहा हाँ याद होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज, है ना, फिर उसके बाद गामा, फिर उसके बाद एक्स रेज, यस, फिर उसके बाद यूवी, फिर उसके बाद यूवी, हाँ अबे युवराज सिंह नहीं, फिर उसके बाद विजिबल, ठीक है, फिर उसके बाद IR, यस, फिर उसके बाद माइक्रोवेव,
और फिर उसके बाद रेडियो वेव्स। यह आपको ऑर्डर याद रखना है। और यह ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का है सर, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि उसका ऑर्डर क्या होगा, किसका, वेवलेंथ का, तो उससे कह देना जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, है ना। उससे कह देना कि जस्ट इसका ऑपोजिट जो है वो वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। मुझे बताइए क्या यहां तक कहानी ठीक है क्या? अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, ये जो कॉस्मिक रेज है ना, ये जो कॉस्मिक रेज है, यस, ये जो कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेज पे थोड़ा सा बवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कॉस्मिक रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि है ना। तो भाई मैंने जहां बुक्स में पढ़ा है उसमें कहा है कि कॉस्मिक रेज होती हैं, तो मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर कॉस्मिक रेज नहीं दी हुई है ना। एनसीईआरटी का जो स्पेक्ट्रम है वो इतना ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने गामा रेज से स्टार्ट किया है, यस। एनसीईआरटी ने कॉस्मिक रेज को इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, डन है। मैंने दोनों चीज आपको बता दी है। और आपको ये वाला ऑर्डर भी याद रखना है, आपको ये वाला ऑर्डर भी पता रखना है, आपको ये वाला ऑर्डर भी पता रखना है कि ये जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में कौन से कलर की वेवलेंथ क्या होती है। योर सर, ये जो ऑर्डर है ये लेमडा का होता है, वेवलेंथ का होता है। यस 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 यस, डन है। मेरे हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा, क्या ये वाला जो ऑर्डर है आपको याद रह जाएगा? नहीं नहीं, बताओ तुम, बताओ तुम, क्या आपको ऑर्डर याद रह जाएगा? हाँ जी, क्या आपको याद रह जाएगा ये ऑर्डर? क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, है ना। बाकी पे कोई बवाल नहीं है ना, बाकी सिर्फ जो बवाल है वो सिर्फ इतना सा है ना। हाँ, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये वाला ऑर्डर दे रखा है, इतना सा ऑर्डर दे रखा है। मैंने दोनों चीज बता दी है ना, कभी लिखा हुआ हो तब भी काम चल जाएगा। ये जो सारी कहानी हमने पढ़ी है बेटा, ये है वेव नेचर। फ्रीक्वेंसी की बात करो, वेवलेंथ की बात करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है सर वो आ, किसी एक पर्टिकुलर वेव की होती है ना। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल की वेवलेंथ, है ना। नहीं, वेवलेंथ हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? वेवलेंथ डिफाइन करते हैं सर वेव के लिए। यस, किसके लिए डिफाइन करते हैं? वेव के लिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यहां तक सर कोई परेशानी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब लेकिन हुआ क्या कि साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ा, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना आए। आप लोगों ने इंटरफेरेंस का नाम सुना होगा, डिफ्रैक्शन का नाम सुना होगा, है ना। ये सारा सब कुछ फिजिक्स में एक एक चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है। तो जो साइंस के अंदर बहुत सारे फिनोमिना आए, उन फिनोमिना में से कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिन फिनोमिना को आप लोग, ये जो वेव हमने पढ़ी है, वेव नेचर पढ़ी है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्सप्लेन कर सकते थे। इंटरफेरेंस को आप वेव नेचर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफ्रैक्शन एक टर्म होती है जिसको आप लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिनको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था, है ना। तो फिर लोगों ने बोला कि यार इसका मतलब यह है, अगर मैं इन फिनोमिना को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक और नेचर भी हो सकता है, एंड दैट पर्टिकुलर नेचर इज कॉल्ड एज पार्टिकल नेचर। उन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी नेचर कंसिडर करनी पड़ती है? पार्टिकल नेचर भी कंसिडर करनी पड़ती है। यस, अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वेव और पार्टिकल क्या डिफरेंस क्या है, क्या 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 डिफरेंस क्या मानूं? मैंने कहा देख, वेव का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। वेव जो होती है ना, देखो, यस, वेव जो होती है ना, वेव को आप लोग, जैसे ये वेव है आपकी, यस यस, दिस इज वेव। और ये जो वेव है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? हां सर, जब भी वेव आपके दिमाग में आए, कॉन्टिन्यूटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। वेव का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस नेचर। वेव कॉन्टिन्यूअस नेचर रखती है। पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल मतलब अलग अलग डिस्क्रीट क्वांटिटीज।
पार्टिकल मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। वेव मतलब कॉन्टिन्यूस, पार्टिकल मतलब डिस्क्रीट, अलग अलग। तो सर सबसे पहले तो यह बताओ कि ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जिनको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फिर उसके बाद हम लोग पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। सबसे पहले तो यह बात करते हैं ना कि कौन कौन से फिनोमिना को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने कहा मुन्ना वो मैं तेरे सामने लिख रहा हूं, देख कुछ 3-4 फिनोमिना मैंने तेरे सामने लिखे हैं। इन 3-4 फिनोमिना को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कौन कौन से? एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और एक है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। ये कुछ फिनोमिना मैंने आपके सामने लिखे हैं जिनको आप लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इनको पार्टिकल नेचर से करेंगे, और अगर पार्टिकल नेचर से करेंगे तो फिर ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी कि कैसे कर रहे हो भाई पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। यस, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उनमें से मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है, ये चीज इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। इसको हम लोग आगे जब एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। यस, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी आप लोग कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन मैं जितना मतलब मेजर पोर्शन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फिजिक्स में पढ़ोगे, कुछ पोर्शन जो केमिस्ट्री में है वो हम लोग यहां पर बात करेंगे, है ना, वो हम लोग बात करेंगे। ये जो दो चीज है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। यस, इन दोनों को केमिस्ट्री में पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। हाँ बेटा, लिखना है सब कुछ, जो 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 स्क्रीन पे लिखा है ना, उन सबको लिखना है। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ऐसे कौन से फिनोमिना है जिनको आप वेव नेचर से समझा सकते हो, मैंने कहा यार देख, वेव नेचर से समझाने वाले फिनोमिना ये लिखे हुए, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। लेकिन सर ये होते क्या है? फिजिक्स के टॉपिक्स हैं ये। सो पूरा 100% आप डिफ्रैक्शन कभी केमिस्ट्री में नाम ही नहीं सुनोगे इसका, क्या है क्या नहीं है, केमिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है। ये फिजिक्स में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं अपने आप में, और इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो आप लोग फिजिक्स में देखते हो, है ना। तो ये वो टॉपिक्स हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इनको आप लोग समझा सकते थे वेव नेचर से, और ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप लोग वेव नेचर से नहीं समझा सकते। इनको समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पार्टिकल नेचर की। एक बार के लिए देखो जरा, क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यस, क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई क्या? अब मैं क्या करूंगा ना, मैं एक एक चीज को पढ़ाऊंगा यहां, है ना। मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा अलग से, मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, यस, मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाऊंगा, है ना। तो उससे धीरे धीरे चीज समझ में आएगी कि ये होते क्या है, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, वेव नेचर से क्यों नहीं समझा पा रहे, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। अभी के लिए मैं आपसे चाहता हूं क्या याद रखना है कि इन फिनोमिना को वेव नेचर से समझा सकते हो और इनको वेव नेचर से समझा नहीं सकते। इनके लिए मुझे जरूरत पड़ती है किसकी? पार्टिकल नेचर की। यस, किसकी जरूरत पड़ती है? पार्टिकल नेचर की, ठीक है ना। तुम विश्वास रखना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है ना, यहां तक आते आते बच्चे को लगता है यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या, ये क्या 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 पढ़ रहे हैं, क्या वेव नेचर, क्या पार्टिकल नेचर। लेकिन ऐसे मान लो इनकी थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन इनके जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन आया, फॉर्मूला लगाया, उत्तर पाया, सीधा क्वेश्चन, कुछ आगे पीछे नहीं पूछता आपसे, है ना। तो इनकी थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। सिर्फ आप विश्वास करके जो मैं बोल रहा हूं ना कि ये इतना ध्यान रखना है, उतना ध्यान रख लो। आई कैन गारंटी यू, ना आप कहीं फंसोगे, ना कहीं कंफ्यूज होगे, ना कोई क्वेश्चन गलत होगा, और जो चीज जिस समय समझने वाली है आपको वो चीज उस समय समझ भी आएगी। बच्चा क्या करता है ना, हर चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करता है। मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ उतना विजुअलाइज करना है, आपको सिर्फ उतने टॉपिक समझने हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। हां, अगर आपको केमिस्ट्री में पीएचडी करनी है, आपको केमिस्ट्री में और बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो वो आप लोग सीख लेना जब एक बार आप कॉलेज में पहुंच जाओ।
फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना, फिर आप रिसर्च करना, तो आप लोग और डेप्थ में घुस के समझ सकते हो। यहां आपको सिर्फ उतना समझना है जितने में मेरा आईआईटी जेईई का रिक्वायरमेंट है, जो मेरे से क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, जो मेरा इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हो सकता है जब आप लोग कभी आगे पढ़ोगे पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर जब आप इसको पीएचडी वगैरह करोगे तब पढ़ोगे, तो हो सकता है इस टॉपिक को तुम लोग बहुत पढ़ो, बहुत सारा महीनों तक पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। लेकिन महीनों तक पढ़ने का टाइम हमारे पास यहां थोड़ी ना है। हमारे पास कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो ही हमें समझनी है ना। और ये चीज सिर्फ केमिस्ट्री पे लागू नहीं होती, ये फिजिक्स पे भी लागू होती है, मैथ्स पे भी लागू होती है। मैं यहां आपको वो केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं जो आपके आईआईटी जेईई के सिलेबस में है। हो सकता है केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन मुझे नहीं आता, और हो सकता है क्या बिल्कुल सच्चाई है, मुझे वो केमिस्ट्री आती है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और मैं चाहता हूं आप भी सिर्फ वही केमिस्ट्री समझें अभी के लिए ना। कभी तुम्हारा कुछ और अच्छा करने का मन हो ना केमिस्ट्री में, तो तुम्हारे पास एक अच्छी कॉलेज में पहुंचने के बाद खूब सारा टाइम है ना। तो आप जितना ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे आप कंफ्यूज होगे। अंदर नहीं घुसना, उतना ही अंदर घुसना है जितना रिक्वायरमेंट है। और वो जो रिक्वायरमेंट है मैं बताऊंगा तुम्हें कि कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। यस, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, डन है ना। तो ये थोड़ा सा विश्वास आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। क्योंकि मुझे पता है, देखो यहां तक आते आते बच्चों को लगने लगता है कि सर आप हर चीज ही बोल रहे हो, फिजिक्स में पढ़ोगे, ये फिजिक्स है, ये भी फिजिक्स है, ये भी फिजिक्स है। बिकॉज ये है फिजिक्स, है ना। ये मानना पड़ेगा, ये मेरा पार्ट नहीं है इनको पढ़ाना, डिफ्रैक्शन पढ़ाना, इंटरफेरेंस पढ़ाना, या फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ ये मेरा पार्ट नहीं है, और ये सच्चाई यही है। लेकिन ये टॉपिक्स आपको इतने आसान लगेंगे जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, आपको लगा अच्छा इसकी बात हो रही थी क्या। अभी बहुत सारा पढ़ना है ना आपको, अभी तो आपने सिर्फ स्टार्ट किया, 1.5 महीना हुआ है ना। तो समझना आप लोग इस बात को। तो मैं सबसे पहले पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर की बात हमने कर ली है ना। वेव का मतलब फ्रीक्वेंसी, वेव का मतलब वेवलेंथ, वेव नंबर, सब कुछ हम लोग वेव का मतलब बात कर चुके हैं। अब हम पार्टिकल नेचर की बात करने वाले हैं, और पार्टिकल नेचर में एक बहुत जबरदस्त चीज हमें पढ़नी है, उसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस, जिसका नाम क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसका नाम क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये एक भाई साहब का नाम है, प्लैंक जो है ना वो एक भाई साहब का नाम है। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त चीज डिजाइन करी, एक बहुत जबरदस्त थ्योरी बताई, जिसको नाम दिया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये थ्योरी पता है क्या कहती है, पता है थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी ये कहती है, लेट से एक कोई पार्टिकल है, कोई एक सब्सटेंस है, और हम लोग केमिस्ट्री में ले लेते हैं एटम या फिर मॉलिक्यूल। समझना, बहुत अच्छे से समझना, यस बहुत अच्छे से समझना बेटा। अगर यहां पर थोड़ा सा भी आपने स्पैम वगैरह करने की कोशिश किया ना तो दिक्कत होगी। आपके पास है कोई एटम है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसको एनर्जी एमिट करनी है। प्लैंक्स का यह कहना था कि कोई भी एटम कॉन्टिन्यूअसली ना तो एनर्जी एमिट कर सकता है और ना ही कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। समझना पूरा पूरा, है ना। जब मैं बोलना बंद कर दूं तब तुम्हारा डाउट पूछना। क्या कहा प्लैंक ने कि एक एटम है या फिर कोई एक मॉलिक्यूल है, वो ना तो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर सकता है और ना ही कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। अच्छा, तो फिर कैसे करेगा, कहता है वो एनर्जी का अब्सॉर्प्शन या एनर्जी का एमिशन एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में करेगा। ऐसे एक पैकेट फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका, पांचवा फेंका। सुनो, मैंने तुमसे बोला था वेव का मतलब कॉन्टिन्यूअस, पार्टिकल का मतलब अलग अलग। रिलेट कर पा रहे हो। प्लैंक का यह कहना था कि कोई भी एटम जो है वो एनर्जी का एमिशन कॉन्टिन्यूअस नहीं कर सकता, वेव नेचर, पैकेट की फॉर्म में करेगा, पार्टिकल नेचर। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सुन इसका मतलब यह है कुछ, तो इसको थोड़ा सा समझ। लेट्स से आपकी जो जेब है, आपकी जेब में आपने बहुत सारे 5-5 के सिक्के इकट्ठे कर लिए, है ना। आपके पास ना, आप ऐसे समझो आपके पास छोटे छोटे सिक्के हैं ऐसे, है ना, 5-5 रुपए के, है ना, समझना आप लोग, है ना। आपकी जेब में ऐसे 5-5 रुपए के सिक्के, है ना। सारे के सारे सिक्के कितने, सबसे जो छोटा सिक्का आपकी जेब में है वो 5 रुपए का है ना। सबसे जो छोटा सिक्का आपकी जेब में वो कितने रुपए का, 5 रुपए का। आपसे आपका एक दोस्त आया, है ना, और आपको उसको पैसे देने, आप उसको पैसे, कितने पैसे दे पाओगे। आप बोलोगे सर मैं उसको एक सिक्का दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है 5 रुपए दे दिए। आप बोलोगे सर मैं उसको 2 सिक्के दे दूंगा, 10 रुपए दे दिए। 3 सिक्के दे दूंगा तो 15 दे दिए, और 4 सिक्के दे दिए तो 20 दे दिए, और 5 सिक्के दे दिए तो 25 दे दिए। आप उसको
इतना ही पैसा दे सकते हो। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त कहे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए चाहिए, क्या आप उसको ओनली 7 रुपीज दे सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, 7 रुपए तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास जो सबसे छोटा सिक्का है वो 5 रुपए का है, तो मैं उसको 5 का मल्टीपल ही दे सकता हूं। मैं उसको क्या दे सकता हूं? सिर्फ 5 का मल्टीपल ही दे सकता हूं। 5, 10, 15, 20, 25, मैं उसको 7 रुपए कभी नहीं दे सकता सर। मैं उसको 9 रुपए कभी नहीं दे सकता सर। मैं उसको 3 रुपए कभी नहीं दे सकता सर। मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 5 का मल्टीपल दे सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट क्वांटिटीज दे सकता हूं। क्या मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब यह है अलग अलग क्वांटिटीज दे सकता हूं। वेव का मतलब कंटिन्यूअस होता है। क्या मैं इसको जब 5, 10, 15, 20, 25 दे रहा हूं तो क्या यह वेव नेचर को दिखा रहा है क्या? नहीं सर, वेव का मतलब तो यह होता आप सब कुछ दे पाते उसको, लेकिन नहीं, मैं सब कुछ नहीं दे पा रहा, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज का मल्टीपल दे पा रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल नेचर। समझना, मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में समझाने के लिए यह चीज बता रहा हूं। अब आप एक काम करो, ऐसे समझ लो, ये जो सिक्का है ये सिक्का नहीं है, ये एक एनर्जी का पैकेट है। ये क्या है? दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। एक एटम है जो अपने पास एनर्जी के पैकेट लेके बैठा है। अगर इस एटम को एनर्जी एमिट करनी है तो ये 5 जूल एमिट कर सकता है, 10 जूल कर सकता है, 15 जूल कर सकता है, 20 जूल कर सकता है, 25 जूल कर सकता है। ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का एमिशन नहीं कर सकता। ये 1 जूल नहीं कर सकता, ये 3 जूल नहीं कर सकता, ये 7 जूल नहीं कर सकता, ये 9 जूल नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी लूज करेगा, ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में लूज करेगा, और कुछ डिस्क्रीट क्वांटिटीज ही होंगी जो ये लूज कर सकता है, जो एमिट कर सकता है। मतलब उस एटम के पास जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट है, उस एटम के पास जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट है, दैट सबसे छोटा एनर्जी का पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्वांटम। उसको क्या बोला जाता है? क्वांटम बोला जाता है। उसको क्या बोला, नाम दिया जाता है दादा? क्वांटम नाम दिया जाता है। क्या मेरी बात को समझे क्या आप लोग? क्वांटम क्या है? एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट जो कोई भी एटम गेन कर सकता है या फिर कोई भी एटम लूज कर सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और अगर मैं लाइट की बात करूं, है ना, अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट का जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोन। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस फोटोन का नाम बहुत बार सुना होगा। यस, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट होता है, जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोन। लेकिन फोटोन जो है वो नाम कब दिया जाता है? यस, फोटोन नाम कब दिया जाता है? फोटोन नाम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन बोला जाता है ना। फोटोन इज डिफाइंड फॉर लाइट ओनली। जो जनरलाइज नाम है वो है क्वांटम। तो क्या ध्यान रखना है? वापस सुनो मेरी बात, ठीक है? नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा अभी, है ना, मैं लिखने का मौका दूंगा। वापस से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा कि कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली ना तो एनर्जी एमिट कर सकता है और ना ही कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल जो एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करेगा। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, ऐसे लूज करेगा। जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। और लाइट के केस में ये जो सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज फोटोन। यस, आ जाइए, ये लिखिए, ये वाला पॉइंट लिखिए, ये वाला पॉइंट लिखिए खटाखट से। सबसे पहले आप लोग, कहता है डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पैकेट ऑफ एनर्जी। हाँ, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, है ना, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। यस, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, है ना, ये वाली जो लाइन है इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद 2 लाइन और नोट करवाऊंगा और फिर उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फटाफट देखो जरा,
यस यस यस, हाँ फटाफट। डन, पक्का। अब ये वाले दो लाइन नोट करो। कहता है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एज क्वांटम। ये जो सबसे छोटी एनर्जी है, सबसे छोटी एनर्जी का पैकेट है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। एंड इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। दिस इज कॉल्ड एज फोटोन। नहीं बेटा, अभी क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज हमने फोटोन की एनर्जी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डीपीपी में डाले हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने डीपीपी में डाले हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से चाहूंगा, है ना, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि यार इसको अगर मतलब घर पे लिख लो, है ना, थोड़ी सी 2-4 लाइन छोड़ दो, है ना, ये 2-4 लाइन छोड़ दो आप। मैं अगर थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं, 1-2 न्यूमेरिकल करवा देता हूं, जिससे कि आपकी डीपीपी अच्छे से सॉल्व हो सके, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं मतलब कर सकता हूं इतना। यस, बताओ, मतलब इट्स योर चॉइस, आप लोग कहो तो कर देता हूं मैं, इतना कर सकते हैं। यस, पक्का, ठीक है। चलो, अब आपके दिमाग में आएगा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट है उसकी एनर्जी है कितनी। जैसे मान लीजिए ये लाइट है ना, ये लाइट है, यस ये लाइट है। इस लाइट का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना, ये रेडिएशन, इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो इस लाइट का जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट है उसकी एनर्जी होगी कितनी सर, आप तो ये बताओ। तो प्लैंक ने पता है क्या बोला, प्लैंक का ये कहना था कि ये जो एनर्जी होती है फोटोन की, क्या कहना था कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं ई से दिखाऊंगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यस, जो फोटोन की एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट का जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा। और आप फ्रीक्वेंसी का अगर यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट यूज करोगे, एक कांस्टेंट यूज करोगे, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इस h को क्या बोला जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ। और ये जो E है वो क्या है बेटा, दिस E इज एनर्जी ऑफ, दिस E इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यस, ये एक फोटोन की एनर्जी है। This is the energy of 1 photon, 6.62 लिखो बेटा। This is the energy of 1 photon. Yes, this is the energy of 1 photon. लेकिन अगर मान लीजिए किसी लाइट के पास ऐसे बहुत सारे फोटोन्स हैं, है ना, बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स हैं, n नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, तो अगर मेरे से कोई पूछे एनर्जी ऑफ n फोटोन्स कितनी होगी, एनर्जी ऑफ n फोटोन्स कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा भैया एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो n फोटोन्स की एनर्जी n से मल्टीप्लाई कर दे, NH न्यू हो जाएगी, क्या दिक्कत है सर। यस, अरे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, न्यू को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C बाय लेमडा। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो C अपॉन लेमडा के बराबर होती है। यस, जो फ्रीक्वेंसी होती है सर वो क्या होती है, C अपॉन लेमडा के बराबर होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है सर वो C अपॉन लेमडा के बराबर होती है। हाँ, ये आपने यूनिट डायमेंशन में जरूर पढ़ा होगा। यस, क्या पढ़ा आपने ऐसा, इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। यस, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। फोटोन किसका, लाइट का, जिसकी हम लोग वेव नेचर कंसिडर कर रहे थे, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, उसका जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होगा उसका एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, n फोटोन्स की एनर्जी NH न्यू।
ठीक है, बहुत बढ़िया सर, डन डन डन। एनर्जी, ये तो बेटा एनर्जी जूल में आएगी। अगर आप सब कुछ उसमें लिखोगे, किसमें लिखोगे, अगर सब कुछ एसआई में लिखोगे तो एनर्जी भी एसआई में आएगी, और एसआई में जो एनर्जी होती है वो जूल होती है। यूनिट बताने की क्या जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करवाऊं आपको, यस, अगर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं, अगर मैं क्वेश्चन एक आपको करवाऊं, इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यस, इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपके सामने। मुझे क्वेश्चन में ये कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन, है ना, फोटोन की एनर्जी बताइए जिसका फ्रीक्वेंसी इतना हो। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, फ्रीक्वेंसी इतना दिया है। तो सर एक बात बताओ, मेरे से एनर्जी पूछी है, एनर्जी एच न्यू होता है सर, मैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 को 3 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा सर, ये 3 दूनी 6, 18, 19, 19.86 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर, -34 और 15 -19 हो जाएगा सर। ये एनर्जी आ गई किसमें, जूल में। सर कितना आसान है सर, अरे बताइए ना, अरे सर कितना आसान है सर, कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। यस, अरे बताओ तो सही, क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी आई क्या। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और आपको उस फोटोन की एनर्जी बतानी है, तो क्या आप लोग बता पाओगे, हाँ सर एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और वहीं पर अगर मान लो मेरे से क्वेश्चन ये कहे कि नहीं साहब हमने आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी, हम आपको वेवलेंथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेवलेंथ दोगे, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अरे सर एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर ना, हाँ बिल्कुल। तो फोटोन की एनर्जी बताओ, अरे सर क्या दिक्कत है, फिर बता देंगे, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये लो सर, एच जो होता है 6.62 इंटू 10⁻34, सी जो होती है 3 इंटू 10⁸, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है सर, लैम्डा है 0.5 इंटू 10⁻10। बोलिए क्या दिक्कत है सर। यस, अरे सर इसको 0.5 मतलब आधा कर दो सर, है ना, तो ये हो जाएगा सर 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.5। और सर इसको ऐसे कर देते हैं 10⁻, ये कितना हो जाएगा देखो सर, ये उछल के ऊपर जाएगा तो +10 और 8 मिलके +18 हो गया, -34 +18, ये वैल्यू कितनी आ गई सर, देखो ये आ गया सर 19.86 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻, कितना हो गया बोलो सर, 18 दूनी 36, तो ये -16 हो गया सर जूल। क्या किया जा सकता है, ये कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, मतलब ये कैलकुलेशन, इसको ये कितनी हो जाएगी देखो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 दूनी 18 और 1 19, 39.72 इंटू 10⁻⁻16 जूल। क्या इतना आ रहा है क्या आप लोगों का, क्या यही वैल्यू आ रही है क्या, बताओ ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, क्या यही वैल्यू आ रही है। यस यस, चेक कर लो, क्या यही वैल्यू आ रही है क्या। 39.72 आ रहा है मेरा, तो आप लोगों का कितना आ रहा है, चेक करो, देखिए आप लोगों का कितना आ रहा है। हाँ हाँ, कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कहां गलती हुई है, अबे कैसे, ये 10⁻10 है ना, -10 उछल के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, तो 16 ही हो जाएगा, 16 ही तो होएगा, माइनस का ही तो होएगा 16, क्या दिक्कत है। अबे मजे ले रहे हो तुम, मुझे पता है, मजे ले रहे हो भाई, मजे ले रहे हो तुम, मुझे पता है। ठीक है सर, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चले आगे चले, यस, देखो जैसे एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ कितनी दे रखी है सर, वेवलेंथ लिख देते हैं पहले, सर वेवलेंथ दे रखी है 4000 पिकोमीटर, जल्दी बोलो, अरे मुन्ना पिको का मतलब क्या सर, पिको मतलब 10⁻⁻12, अरे सर मतलब ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, लो सर ये वेवलेंथ दे रखी है।
विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 1 जूल। हमसे पूछा क्या है फिर? हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेट मान लेते हैं सर, लेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इस लाइट में है वो कितने हैं सर? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस लाइट में है वो कितने हैं? n है सर। मान लो सर, क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये हमें ये बताना है कि n की वैल्यू कितनी है। अरे सर, फॉर्मूला भी पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? NH न्यू। यस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, NHc बाय लैम्डा। बोलो हो जाएगा क्या फॉर्मूला? सर E का वैल्यू 1 है, n हमसे पूछा है, C 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होता है। C का वैल्यू सारी दुनिया जानती है, और H जो है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 9। यहां से हमें n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। बताओ कर पाओगे क्या? सर जो n है वो कितना हो जाएगा? देखिए वो n होगा सर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो ऊपर हो गया, डिवाइड करूंगा ना तो ये हो जाएगा 19.86 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 34 और 8 सर, ये 26 हो जाएगा सर, 10 टू द पावर माइनस 26। यस, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा सर 4 डिवाइडेड बाय 19.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 12 प्लस 26। तो ये वैल्यू कितना हो गया सर? 26 में से 9 गए, कितना बचेगा वे? जल्दी बताओ। अरे क्या ये 17 आएगा क्या सर? 17 लिख दूं क्या? 17 लिख दूं क्या? इतना आएगा सर। लेकिन सर इसको सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा इसको ऐसे सॉल्व कर, इसको इधर ले जा, 40 डिवाइडेड बाय 19.86 इंटू 10 टू द पावर 16। मैंने आपसे बोला था ऊपर वाली जो वैल्यू है नीचे वाली से बड़ी होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर 16। बताओ ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर 16। ये फाइनल वैल्यू आ रही है सर मेरी तो। आप लोग देख लो, आपकी कितनी आ रही है? यस यस, आप लोग देखो आपकी कितनी आ रही है। डन है क्या? एनर्जी की वैल्यू 1 दे रखी है ना दादा? अरे एनर्जी 1 दे रखा है यार, कैसी बात कर रहे हो? एनर्जी 1 दे रखा है, एनर्जी 1 दे रखी है। हाँ जो भी आए, मतलब 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपसे 1 मोल फोटोन की एनर्जी पूछी है, और ये क्वेश्चन 2023 जे मेंस का है ना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो कर पाओगे आप लोग। बाकी क्वेश्चन नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, नहीं। बाकी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मुझे कुछ थ्योरी और पढ़ानी पड़ेगी, है ना, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, इसकी एक और फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, इसकी एक और डिफरेंट फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यस, ये आपके आज के होमवर्क है। आज आपको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी करिएगा और बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आइएगा, है ना, बढ़िया ढंग से आप लोग रिवाइज करके आइएगा। आज की क्लास खत्म करने का टाइम आ चुका है। मैं आपको बताऊं, आज वाली जो क्लास है, मुझे पता है आप लोगों पे काफी भारी भरकम क्लास लगी होगी आपको, है ना, काफी भारी भरकम क्लास लगी होगी। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, आज वाली जो क्लास है ना, ये अगर 15 मिनट 20 मिनट लेट खत्म होती ना, या ऐसे मान लो आधा घंटा लेट खत्म होती, तो आपको ये आज वाली क्लास मुश्किल नहीं लगती। क्योंकि आधे घंटे बाद ना मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा देता, आपको लगता नहीं यार आसानी तो है, कहां मुश्किल है ना। लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाए, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि यार आज वाली क्लास थोड़ी सी मुश्किल क्लास थी, है ना, ये मानना पड़ा, ये ऐसे होता है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे, ये यहाँ पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होंगे, है ना। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि यार इस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस पे कंफ्यूज होने की बजाय अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच की बात रखूं, है ना, न्यूमेरिकल अप्रोच को अगर अपने सामने रखूं, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, है ना। आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के डाउट्स भी नहीं ले पाया, है ना, डाउट्स भी नहीं ले पाया। उसका एक रीजन ये भी था कि आपकी क्लास में आज इतनी स्पैमिंग हो रही थी, मुझे नहीं पता क्यों स्पैमिंग हो रही थी, है ना। मतलब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था,
लेकिन ठीक है, जो हो रही थी इस वजह से आज हम लोग ज्यादा, मैं आप लोगों के डाउट भी नहीं ले पाया हूं। मैं दो चार कुछ डाउट लेने की कोशिश करता हूं। सर ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज क्या होता है, देखो कोई यूज नहीं है। विजिबल रीजन का नाम विजिबल रीजन ही होता है और कोई नाम नहीं होता है ना। विजिबल रीजन का नाम विजिबल रीजन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सिर्फ यूज इतना सा है कि मुझे ध्यान में रखना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। यस, यही इतना ही यूज है। मैं वही कह रहा हूं, आप लोग अगर सिर्फ इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तभी आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीख पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे गामा रेस क्यों पढ़ाया जा रहा है, कॉस्मिक रेस का मेरे काम क्या है, मैं रेडियो वेव्स क्यों पढ़ूं, क्या काम है, नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप अपना सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, है ना। कंफ्यूज्ड सोल रहोगे। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे। यार रेडियो वेव कैसे काम करती होगी, वो रेडियो बोलता तो यहां है, सुनाई वहां दे जाता है। ये माइक्रोवेव में जो वेव्स होती हैं ये कैसे काम करती होगी। अगर इस तरह के ख्याल, इस तरह के डाउट्स आपके दिमाग में आएंगे, आई कैन गारंटी यू आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कभी भी खुश नहीं दिखोगे। ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का काम क्या है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। बस मुझे इसलिए याद करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बस दैट्स ऑल, और कोई काम नहीं है ना। समझो इस बात को। सर इस स्लाइड का थर्ड पॉइंट एक बार समझा दीजिए। कौन सी स्लाइड बेटा? थर्ड पॉइंट है बेटा, जैसे अभी हमने कहा ना कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे गामा रेज हैं, है ना, एक्स रेज हैं, जैसे यूवी रेज हैं, विजिबल रीजन है, आईआर है। ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या चीज डिफरेंट है सर? उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है सर। ये डिफरेंस है सर। यस, हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर में डाल दूंगा। और बेटा जिस बच्चे को जाना हो आप लोग जा सकते हो, है ना। मैं दो चार डाउट देख लेता हूं आप लोग बच्चों के, है ना। सर नंबर ऑफ फोटोन्स पॉइंट में भी होते हैं क्या? हाँ बेटा हो सकते हैं। अब कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया ऐसा, है ना। वैसे तो नंबर मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसमें फ्रैक्शन आ रहा तो आ रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। सर आपने विजिबल रीजन को, क्या है, विजिबल रीजन को यूवी और आईआर के बीच में ही क्यों है? अरे अरे उसकी वेवलेंथ ऐसी है, उसकी जो वेवलेंथ है विजिबल रीजन की वो यूवी और आईआर के बीच में ही है, तो मैं क्या करूं उसमें। इट वॉज ऑब्जर्व दैट जिन रेडिएशंस को आप अपनी आंखों से देख पाते हो, जो विजिबल रीजन है, उनकी जो वेवलेंथ है वो इन दोनों के बीच में है, इसलिए लिखा है, मैंने थोड़ी ना लिखा है। हाँ, एन मस्ट बी इंटीग्रल वैल्यू, वैसे इंटीग्रल होना चाहिए गणेश का, वैसे इंटीग्रल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन गया तो बन गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ सर 1 और 2 का अलग आंसर कैसे आया? 1 और 2 का अलग आंसर कैसे आया? वो अलग आंसर इसलिए आया बेटा क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी अलग थी, दूसरे वाले केस में फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो एनर्जी भी अलग हो जाएगी। बताओ, हद है भाई, है ना। ये भी कोई डाउट है? सर इसलिए हम भूत को नहीं देख पाते है। भूत, इसका मतलब है कि लाइट क्वांटम फोटोन है। यस, लाइट के क्वांटम को फोटोन बोला जाता है, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर 5 से क्लास नहीं है क्या? क्यों नहीं है 5 से क्लास? मैं समझा नहीं। 5 से क्लास नहीं है मतलब समझा नहीं मैं। भाई मुझे नहीं पता क्या 5 से क्लास है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मतलब होगी क्लास तो होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्लास क्यों नहीं होगी बेटा। 6.62 लिखा होता है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, है ना। और अगर इसके अलावा कुछ वैल्यूज उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दी कि नहीं 6.62 ना लेके 6.64 लेनी है, तो आप लोग 6.64 लेके करो, है ना। हाँ, एनर्जी एमिट ही क्यों करेगा इसके बारे में हम लोग करेंगे बात, है ना, कभी करेंगे बात, है। यस, फोटोन इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, नहीं, फोटोन इज द पैकेट ऑफ लाइट, है ना, पैकेट ऑफ लाइट। यस, अच्छा 5 को छुट्टी है बेटा। 5 को छुट्टी इसलिए हो सकती है ना क्योंकि आपका जो IIT-JEE का रिजल्ट सेलिब्रेशन है वो 5 तारीख को है ना, इसलिए छुट्टी है 5 की, है ना। तो कल मैं नोएडा जा रहा हूं, तो कल मेरी जो क्लास होगी वो नोएडा से ही होगी, कल वाली क्लास, है ना। तो इस वजह से 5 को क्लास ऑफ है, बिकॉज उस दिन रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। जो मतलब बच्चों का रिजल्ट आया है उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, दैट्स वाई 5 को वो रेगुलर बैच में क्लास नहीं दे रखी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मौका मिला, यस, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों के लिए 5 तारीख को एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड करके जरूर डालूंगा, यस, है ना। इससे फायदा यही होगा कि मतलब थोड़ा सिलेबस टाइमली चलता रहेगा, है ना, और हमारे पास एक लिबर्टी होगी थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, ठीक है ना। हाँ, एक छोटा सा सेशन, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, है ना, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन
मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो दे दूं मैं, और सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। मैं फिर बताऊं, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा, और वो बड़ा सेशन नहीं होगा, लगभग घंटे भर का है सेशन। अब देखो, नो, हाँ मुझे पता था, नो नो नो। हाँ, यहां पर भी क्लास में भी सर धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं सर, हमें एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है, हमारी क्लास का टाइम भी कम कर दिया भाई, कैसे करें मतलब। हाँ, हम्म। चलो पोल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, कल वाली क्लास में करवाएंगे पोल, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है, यस नो का पोल करवा लेंगे। और मुझे उम्मीद है यार तुम सब लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। 5 को वैसे भी फ्राइडे है, सैटरडे क्लास, फिर वापस संडे को आपकी छुट्टी है ना, तो एक आधा सेशन हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई इतना। हाँ, तुम आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, सर ओखली में दे दिया तो मूसल से काहे का डर, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, पोल पोल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।